Hello students, welcome to Soumya's Commerce Station. So in this video we'll continue with the chapter 10 of ISC class 11 economics, which is Indian economy post liberalization. तो ये इंडियन इकॉनमी की बात हो रही है, उसके क्या कहते हैं चैप्टर 10 की हम बात कर रहे हैं। इसमें हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था कि आपका लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी जो है वो क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में देखा था। अब इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो है आपका एग्रीकल्चरल सेक्टर इन पोस्ट लिबरेशन पीरियड। तो हमने ये देखा कि हुआ क्या था कि 1991 के टाइम पर क्या हुआ था, एलपीजी पॉलिसी आई थी। ये पॉलिसी बेसिकली इसलिए आई थी क्योंकि हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करवानी थी और लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन ये करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो हुआ क्या था, जब उसी टाइम पे रिफॉर्म्स आ रहे थे, हुआ क्या था, 5 ईयर प्लान्स की आपने बात सुनी होगी, 5 ईयर प्लान्स आते हैं, तो वो भी उस टाइम पर आ रहे थे। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। अब यहाँ पर जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं इंडियन इकोनॉमी के बारे में लिबरलाइजेशन के बाद, ठीक है, बेसिकली इंडिपेंडेंस के बाद क्या चीज़ हुई, ठीक है। तो इंडियन इकॉनमी में बेसिकली हम सबसे पहले भी देखेंगे, जैसे हमने एलपीजी पढ़ लिया, अब हम देखेंगे एग्रीकल्चर के बारे में। एग्रीकल्चर के बाद हम इंडस्ट्रियल पर जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़ेंगे। तो अगर इकॉनमी में, इंडियन इकॉनमी में हमें एग्रीकल्चर सेक्टर को पढ़ना है तो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इंडिया कैसी इकॉनमी है। तो बात यह है कि इंडिया आपकी अग्रेरियन इकॉनमी है। अगर देखा जाए तो इंडिया जो है वो प्रीडोमिनेंटली अग्रेरियन इकॉनमी ही होती है। अग्रेरियन का क्या मतलब होता है, एग्रीकल्चर। ज़्यादातर लोगों की एम्प्लॉयमेंट, ज़्यादातर लोगों का रोज़गार जो है वो इंडिया में एग्रीकल्चर करके, खेती करके, फार्मिंग करके ही होता है। क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा विलेज एरिया है, बहुत ज़्यादा रूरल एरिया है, और गाँव में, विलेजेस में ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर में हैं। तो मतलब उनका काम क्या है, उनका रोज़गार क्या है, वो एम्प्लॉयमेंट क्या कर रहे हैं, वो एम्प्लॉयड है एग्रीकल्चर का काम करने में। तो एग्रीकल्चर से जो उनकी खेती होती है वही सेल करते हैं, उसी से उनकी इनकम आती है, ठीक है। तो ये इंडिया प्रीडोमिनेंटली अग्रेरियन इकॉनमी ही है। बात ये हुई कि जब हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट करी तो उसमें तो हमने इंडिया में इंडस्ट्रीज़ वगैरह बनाई, इंडस्ट्रियलाइजेशन करा, इंडस्ट्रीज़ बनाई, सर्विस सेक्टर्स बनाई, ये सारी चीज़ें करी। तो हम एग्रीकल्चर क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि कुछ भी हो जाए एग्रीकल्चर एक मेजर पार्ट बना रहा है इंडियन इकॉनमी का आज के टाइम में भी। अगर हमें रूरल डेवलपमेंट करनी है, गांव की डेवलपमेंट करनी है, तो हमें वहाँ पर एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। और इंडिया हमेशा से एग्रीकल्चर के मामले में सबसे आगे रहा है, ठीक है। तो वो तो ब्रिटिशर्स के टाइम पर उसको बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया गया था। अब हम जैसे देखेंगे एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ के बारे में, तो एग्रीकल्चरल पॉलिसीज़ क्या है कि अब इंडिया के एग्रीकल्चर तो हो रहा था, बट जब हमने ये रिफॉर्म किया, जब एलपीजी पॉलिसी ये सब आई, तो हमें अपनी एग्रीकल्चर में चेंजेस करने थे। चेंजेस क्यों करने थे? चेंजेस करने का मेन रीज़न ये था कि एग्रीकल्चर तो कर रहे थे, फार्मिंग लोग कर रहे थे, पर पुरानी टेक्निक से कर रहे थे। जो तरीके थे वो पुराने मेथड्स यूज़ करके कर रहे थे। उससे क्या होता था कि हमारे एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी थी, प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब हुआ कि कितना हमारा क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, कितना हमारी प्रोडक्शन हो रही है, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, ये सब बहुत कम थी अगर हम बाकी कंट्रीज़ के एग्रीकल्चर से कंपेयर करते। तो इंडिया की एग्रीकल्चर जो थी बैकवर्ड तरीके यूज़ कर रहे थे लोग, तो ये चीज़ें हमें हटानी थी और एग्रीकल्चर को और डेवलप करना था। तो हम ये देखेंगे इसमें कि लिमिटेड अवेलेबिलिटी थी कई सारे इनपुट्स की। अब एग्रीकल्चर करने के लिए इनपुट्स की ज़रूरत पड़ती है। इनपुट्स की क्या बात है, जैसे हमने पढ़ा इनपुट्स का क्या मतलब होता है कि हमें इरिगेशन के लिए वाटर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, फर्टिलाइज़र्स चाहिए, हमें सीड्स चाहिए एग्रीकल्चर करने के लिए, क्रॉप्स ग्रो करने के लिए। तो ये सारे इनपुट्स जो थे, इसकी कमी थी सबसे पहली चीज़, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ नहीं थी। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ क्या होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब केवल बिल्डिंग्स नहीं होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका क्रेडिट भी आता है, लोन्स। फार्मिंग करने के लिए देखो, आपको जो ये खेती करी जाती है, एग्रीकल्चर करी जाती है, ये एक दिन का काम नहीं है, सबको पता है। बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरी, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम है। और अगर एग्रीकल्चर नहीं होगी तो बाकी कोई भी लोग कुछ काम नहीं कर पाएंगे, ये फैक्ट है, ठीक है। बात यह है
एग्रीकल्चर करने के लिए एक फार्मर क्या करता है, सीड्स लाता है, सीड्स बोता है, उसमें इरिगेशन करता है, अच्छे से उसको उगाता है, मेहनत वाला काम है, ठीक है। अब क्या होता है कि कई फार्मर्स के पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो जाकर सीड्स खरीद ले, ठीक है, नहीं होता है। ऐसे ऐसे सिचुएशंस भी आती है कि उनके पास इतना भी नहीं कि वो सीड्स परचेज़ कर लें। उसके अलावा जब उन्होंने खेती करनी स्टार्ट कर दी, अब उनको इरिगेशन करने के लिए पानी चाहिए, फ्री में तो नहीं कुछ मिलता है, ठीक है, उसके लिए पैसे चाहिए उनको, उसमें मैन्योर करने के लिए फर्टिलाइज़र्स डाले जाते हैं ताकि क्रॉप्स अच्छे से ग्रो करें, ये सारी चीज़ें करने के लिए पैसे चाहिए, ठीक है। हमें हार्वेस्टिंग करनी है, उसके लिए हमें अगर चलो हम मशीन्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम लोगों से काम करवा रहे हैं, उनको भी तो पैसे देंगे, ठीक है, हर काम के लिए पैसे चाहिए। तो क्रेडिट की इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, तो क्रेडिट से रिलेटेड पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। इसमें हम जब आगे पढ़ेंगे पॉलिसीज़ में तो हम देखेंगे कि कैसे बैंक्स वगैरह आए थे जो लोगों को गाँव में विलेजर्स को क्रेडिट प्रोवाइड करना, लोन्स प्रोवाइड करना शुरू कर दिया था। इसके बाद हम देखेंगे इसमें ये आपका आता है कि फाइनेंस का ये हो गया, मार्केटिंग की बात की जाए, ठीक है। मार्केटिंग जैसा कॉन्सेप्ट तो विलेजर्स को पता ही नहीं कि मार्केटिंग जैसी भी कोई चीज़ होती है। गांव वालों को क्या है, उन्होंने क्रॉप्स ग्रो कर दिए, वो किसी एक को जानते हैं जो जाकर शहर में बेचेगा जाकर, ठीक है। अब वो पर्सन जो इंटरमीडियरी बना हुआ है, बीच का इंसान, वो क्या करेगा, वो फार्मर से खरीदेगा, कहेगा ठीक है भैया हमको तो इतने पे हम लेकर जा रहे हैं, और शहर में जाकर हाई प्राइस में बेचेगा। उसको मार्केटिंग पता है, उसको पता है हमें कैसे प्रॉफिट कमाना है। फार्मर को क्या है, जितना मिल जाए उतने में हम बेच देंगे, हमें तो बस पैसा चाहिए, ठीक है, हमें तो बस इतना चाहिए जितने में हमारा गुजारा हो जाए। ये फार्मर्स का पर्सपेक्टिव है। तो मार्केटिंग जैसा कॉन्सेप्ट उन्हें पता ही नहीं था। इन सारी चीज़ों को लेकर हमें डेवलपमेंट करनी थी। तो इनपुट्स को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर ये सारी जो प्रॉब्लम्स थी, ये हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में बड़ी प्रॉब्लम ला रही थी। एग्रीकल्चर डेवलप करने का यही रीज़न था कि इसको डेवलप नहीं करते तो हमारी ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पाती, जो हमारा मेन गोल हुआ था, ठीक है। इसके बाद बात आती है आपकी 5 ईयर प्लान्स में भी एग्रीकल्चर की बात की गई। जो एग्रीकल्चर, अब बात की जाए कि उस टाइम की जो ये एग्रीकल्चरल पॉलिसीज़ अभी हम पढ़ेंगे, इनका मेन गोल क्या था, इनका मेन एम क्या था। तो अगर हम बात करें इनका मेन गोल क्या था, तो इसके गोल्स अलग अलग सब आप पॉइंट्स में समझ सकते हो। पहला पॉइंट ये है कि रेजिंग द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, ये बात हम लोगों ने कर ली, ठीक है, कि फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करके, बेटर सीड्स का यूज़ करके, प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके हम प्रोडक्टिविटी अपने लैंड की बढ़ा सकते हैं। इसके बाद आती है आपकी बात प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स, इसका मतलब है जो स्मॉल फार्मर्स हैं, मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स हैं, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, उनके हित के बारे में भी सोचना, उनके वेलफेयर के बारे में भी सोचना, ये एम था इन पॉलिसीज़ का। इसके बाद आपका इसमें एम आता है मॉडर्नाइज करना एग्रीकल्चर को। मॉडर्नाइज़ करना, मॉडर्नाइज़ करने का क्या मतलब हुआ कि मतलब हम नए मशीन्स, नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे। इसके साथ साथ आपको पॉइंट आता है फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना कस्टमर्स को। अभी फूड सिक्योरिटी क्या है ये हम लोग पढ़ेंगे आगे पॉलिसीज़ में। फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। और फिफ्थ ऑब्जेक्टिव है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, जब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे फाइनेंशियल मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें, तो ये बेसिक ऑब्जेक्टिव्स आपके एग्रीकल्चरल पॉलिसीज़ के थे जब गवर्नमेंट लाई थी ये पॉलिसी। प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, स्मॉल फार्मर्स का इंटरेस्ट देखना, एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करना, मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ करना, फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब फाइनेंशियल एंड मार्केटिंग चीज़ें जो है रिलेटेड, उन चीज़ों को डेवलप करना। तो ये बेसिक गोल्स थे उस टाइम पर जब हमारी एग्रीकल्चरल पॉलिसीज़ आई थी। इसके बाद हम बात करेंगे कि अब क्या क्या हुआ था। देखो अब हम इसमें इस तरीके से पढ़ेंगे कि जो एग्रीकल्चर पॉलिसी आई है, जो एग्रीकल्चर पॉलिसी आई थी उस टाइम पे, या उनको हम बोल सकते हैं रूरल डेवलपमेंट की पॉलिसीज़, वो आई थी 5 ईयर प्लान्स के टाइम पे। कब आई थी? 5 ईयर प्लान्स आते थे। 5 ईयर प्लान्स अभी हम लोग पढ़ेंगे, वो पिछले चैप्टर में है शायद, तो उसको देखेंगे तो उसमें पता चलेगा 5 ईयर प्लान्स क्या होते हैं। तो ये 5 ईयर का मेन प्लानिंग करी जाती है कि 5 साल के लिए हमें क्या क्या करना है अपनी इकॉनमी को सही करने के लिए, ठीक है, ऐसे प्लान्स बनते थे। तो उसी में एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ आई थी। तो इसमें क्या है कि हम इन पॉलिसीज़ को अलग अलग डायमेंशंस में पढ़ेंगे। मतलब ये पॉलिसीज़ को टॉपिक वाइज नहीं पढ़ेंगे, पॉलिसीज़ को हम इस वे में पढ़ेंगे कि कौन सी पॉलिसी किस पर्टिकुलर काम को करने के लिए आई थी। हमने एम देख लिया, ये एम था। अब ऐसे ही पॉलिसीज़ जो बन के आएंगी वो इन पर्टिकुलर एम्स के लिए काम करेंगी। जैसे कि जब हम बात करेंगे फर्स्ट डायमेंशन जो हमारा आता है वो आता है हमारा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड।
टेक्नोलॉजिकल मेजर्स, मतलब कि एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चरल पॉलिसीज़ के लिए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी को सही करने के लिए, टेक्नोलॉजी का यूज़ करने के लिए कौन सी पॉलिसीज़ आई थी, कैसी पॉलिसीज़ आई थी। तो पहला डायमेंशन क्या है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो टेक्नोलॉजी क्या होती है, सिंपल, जो नई मशीन्स हैं, नई इन्वेंशंस हैं, नए तरीके हैं काम करने के, नए मेथड्स हैं, नई टेक्निक्स हैं, इनको टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो बात यह है कि गवर्नमेंट जो थी उसने अलग अलग टेक्नोलॉजिकल मेजर्स लाए ताकि प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज़ हो सके। इसके लिए उन्होंने किया क्या था कि इरिगेशन जैसे होती है, इरिगेशन का मतलब क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो इरिगेशन का मतलब सिंपल होता है पानी से सींचना, ठीक है। तो इरिगेशन फैसिलिटी को अच्छा किया गया, पहला टेक्नोलॉजिकल मेजर, ठीक है, कि अच्छे से हम अभी आपने अगर नहीं पढ़ा होगा तो इरिगेशन करने के अलग अलग मेथड्स आ गए, नए नए तरीके आ गए, पता है। जैसे एक होता है स्प्रिंकलर मेथड, उसमें क्या होता है कि जैसे जो पूरा लैंड एरिया जहाँ पर आपके क्रॉप्स हैं, तो बीच बीच में वो होल्स की तरह पाइपलाइन पूरी चलती रहती है, और वो जैसे नहीं होता फाउंटेन होता है, तो बहुत छोटे छोटे फाउंटेन्स टाइप के होते हैं जिसमें से प्रॉपर वाटर निकलता है। तो आप ऑन कर दो और उसके बाद वाटर जो है फाउंटेन की तरह निकलेगा, एंड जितने भी क्रॉप्स हैं वो सारे आपके आराम से इरिगेट हो जाएंगे, इरिगेशन हो जाएगा। ऐसे क्या आपको खुद से सींचना पड़ेगा। तो ये नई नई टेक्निक्स का यूज़ करना। इसके बाद क्या टेक्निक्स है, हाई यील्डिंग सीड्स, ठीक है। तो पहला तो इरिगेशन से रिलेटेड, उसके बाद सीड्स जो प्रोवाइड कर रहे हो वो हाई यील्डिंग सीड्स प्रोवाइड करना, उसके बाद फर्टिलाइज़र्स प्रोवाइड करना, पेस्टिसाइड्स प्रोवाइड करना, ये सारी चीज़ें। तो ये सब टेक्नोलॉजी की चीज़ें आती हैं, ये सब नए मेथड्स हैं, नए तरीके जो पहले नहीं यूज़ होते थे। तो ये क्या थी, जो एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ थी, टेक्नोलॉजिकल मेजर्स में हमने इन बातों का ध्यान दिया, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं दूसरे डायमेंशन पर। सेकेंड डायमेंशन क्या है हमारा, सेकेंड डायमेंशन है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़। तो ये बात कौन सी कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर में इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कौन क्या क्या काम किया गया। तो मतलब जो हम पॉलिसी बनाएंगे एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें डेवलप करना है तो उसके लिए किन किन चीज़ों का हमको ध्यान रखना है, क्या क्या तरीके किए गए थे, बेसिकली क्या क्या तरीके यूज़ किए गए थे, किन बेसिस पे वो पॉलिसीज़ बनकर आई थी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे पहले ये देखो कि आता क्या क्या है। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका आता है क्रेडिट, मार्केटिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, और इसके बाद है आपका एजुकेशन, रिसर्च, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये जो बेसिक आपके पॉइंट्स हैं, ये जो बेसिस हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। एग्रीकल्चर का इंफ्रास्ट्रक्चर इन रिलेशन टू क्रेडिट, मार्केटिंग, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। इसका क्या मतलब है कि एग्रीकल्चर जो फार्मिंग हो रही है, लोगों को, फार्मर्स को लोन्स की ज़रूरत है, कैसे लोन्स प्रोवाइड करोगे आप, ठीक है। फार्मर्स को इफेक्टिव मार्केटिंग की ज़रूरत है, मार्केटिंग का प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, तब लोग कर पाएंगे ना, तब फार्मर्स को पता चलेगा कि मार्केटिंग जैसी भी चीज़ होती है। हम अपना प्रोडक्शन जो कर रहे हैं ये इतना वैल्यूएबल है, इसको हम मार्केट में सेल करेंगे, हम अपना भला कर सकते हैं, बट पता ही नहीं है, इतनी नॉलेज ही नहीं है, तो वो तो डिपेंड करेंगे किसी ऐसे इंसान पर जो जाकर शहर में सेल कर पाएगा। तो ये प्रॉब्लम हमको हटानी थी। स्टोरेज का मतलब विलेजेस वगैरह में कई बार स्टोरेज की इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं होती थी। अब जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, रिस्क अलग अलग तरीके के आ रहे हैं। आपने गेहूँ है, वीट है, उसको स्टोर करके रख दिया, अब हो सकता है उसमें घुन लग जाए, ख़राब हो जाए, बारिश हो जाए तो भीग जाएगा सब, उसमें ख़राब हो जाएगा, आग लग जाए तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब गांव में फायर एक्सटिंग्विशर दिखेगा आपको, नहीं था पहले के टाइम पे, ठीक है। तो हमें प्रॉपर स्टोरेज, अलग अलग टाइप के स्टोरेज होते हैं, तो वो सब बनाना, स्टोरेज फैसिलिटी होनी चाहिए। अगर आप गांव में प्रोडक्शन कर रहे हो क्रॉप्स के, तो स्टोरेज का भी तो इंतज़ाम करो। उसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन में तो प्रॉपर सब डेवलपमेंट लगभग हो जाती है। सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या चाहिए आपको, इधर से एक जगह से दूसरी जगह अपना सारा जो भी प्रोडक्शन है, क्रॉप्स है, उनको पहुँचाना है। अब वो जब आप एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाओगे, पहले रोड्स तो डेवलप होनी चाहिए, रोड्स बननी चाहिए। जब सही से रोड्स बनेंगी उसके बाद हमें चाहिए कि कोई व्हीकल चाहिए, ठीक है। व्हीकल नहीं तो कोई भी अलग मीडियम हम यूज़ कर सकते हैं जो उन रोड्स पर जा सकती है, पर रोड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था गाँव में, तो ये सारे पॉइंट्स देखने थे। अब इसके लिए किया क्या क्या क्या, अगर क्रेडिट की बात की जाए तो क्रेडिट के लिए रीजनल रूरल बैंक्स बनाए गए थे।
मतलब कि छोटे छोटे रीजन पर छोटे छोटे एरिया के बैंक बने हुए थे जिनका काम ये था कि फार्मर्स को कम इंटरेस्ट पर क्रेडिट देना। देखो होता क्या है ना, गांव वगैरह में जब लोगों को फार्मर्स को लोन वगैरह की ज़रूरत होती थी तो जैसे हर गांव में क्या होता था, कोई ना कोई हेड होता था, कोई ज़मींदार या जो लैंड ओनर होते हैं वो हेड होते थे, ठीक है। ज़मींदारी सिस्टम आज के टाइम पर नहीं है, पर होता था कोई ना कोई हेड होता था जो सबसे ज़्यादा रिच इंसान होता था, और फार्मर्स उसी से जाकर लोन लेते थे, कर्ज लेते थे अलग अलग रीजंस की वजह से, ठीक है। जब वो लोन लेते थे तो वो लैंड ओनर या वो जो पर्सन रहता था वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता था, 10% इंटरेस्ट, 20% इंटरेस्ट, कि आप हमसे 1000 रुपये लेकर गए हो, आप 10% का इंटरेस्ट हमको दोगे। तो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते थे जिसमें क्या होता था, फार्मर्स की पुश्तें लग जाती थी वो कर्ज वापस करने में। तो ये क्या था, इससे कैसे डेवलपमेंट होगी, इससे वो गरीबी मेंटेन ही रहेगी, नहीं अलग होगी, ठीक है। तो इसके लिए बैंक्स का सिस्टम आया जो कि कम इंटरेस्ट पर आपको पैसे देंगी या ज़ीरो इंटरेस्ट पर आपको लोन दे देंगी। तो ये वाली चीज़ आई। मार्केटिंग की बात की जाए तो मार्केटिंग में इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट अच्छा पहले इसमें क्रेडिट में एक और देख लो, नाबार्ड की बात हो रही है। रीजनल रूरल बैंक्स के बाद यहाँ नाबार्ड की बात हो रही है। नाबार्ड क्या है, बेसिकली एक मेन सेंटर तरीके का बैंक आप समझ सकते हो, जिसमें क्या बोला गया है कि नेशनल बैंक है एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए, ये अपेक्स इंस्टीट्यूशन है। अगर टॉप इंस्टीट्यूशन पूछी जाए तो रूरल क्रेडिट मतलब विलेजेस में क्रेडिट, कर्ज की चीज़ों, लोन की चीज़ों को देख रही है तो वो नाबार्ड है, ठीक है। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बैंक बनाया गया है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे मार्केटिंग की। तो मार्केटिंग में ये बताया गया कि रेगुलेटेड मार्केट्स होनी चाहिए। एफर्ट्स ये किए गए हैं कि कोऑपरेटिव मार्केटिंग स्ट्रक्चर जो है उसको बढ़ाया जाए, ठीक है। रेगुलेटेड मार्केट, रेगुलेटेड मार्केट का कॉन्सेप्ट अभी आप समझोगे। मार्केट में देखो प्राइजेस की अभी आप बात करोगे, मार्केट में क्या है, प्राइजेस हैं, ठीक है। प्राइस, मार्केट, ये सब रिलेटेड चीज़ें हैं। मार्केट में आपको अपने क्रॉप्स बेचने हैं, ठीक है। तो अभी इसमें हम आगे पढ़ेंगे एमएसपी के बारे में, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, प्रोक्योरमेंट प्राइस, कि गवर्नमेंट ने पहले ही बता दिया है कि इतना सामान इतने रेट पर मिलेगा, इससे कम पे आप नहीं बेचोगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये मार्केट को रेगुलेट करने का काम गवर्नमेंट ने शुरू किया कि हमें एग्रीकल्चर की मार्केट को देखना है, हमें बताना है कि एक जो फार्मर है वो अपने 1 किलो के गेहूँ को इतने दाम पर बेचेगा, इससे कम नहीं बेचेगा, इससे कम कोई उससे उस गेहूं को नहीं ले सकता है। तो ये गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया ना। उसके अलावा जो राशन कार्ड वगैरह मिलते हैं, राशन कार्ड से आप लेने चाहते हो, ये अनाज लेने चाहते हो, कितने कम रेट पे मिलता है, गवर्नमेंट ने सेट किया हुआ है ना। तो ये रेगुलेटेड मार्केट में आ गया। स्टोरेज का मतलब इसमें वेयर हाउसेज बनाना, ठीक है। वेयर हाउसेज बनाना जिसमें लोग अपने क्रॉप्स को अच्छे से स्टोर कर सके, ताकि जो अलग अलग तरीके की नेचुरल कैलामिटी हो सकती है या कोई एक्सीडेंट हो सकता है उससे बच सके, ठीक है। तो वेयर हाउसेज की बात हो गई। इसके बाद है आपका एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। हाँ बस इतनी चीज़ है। ट्रांसपोर्टेशन के रिलेटेड भी आपको रोड्स वगैरह डेवलप करने की बात है। तो ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ जो है या इंफ्रास्ट्रक्चर मेजर्स हैं, उसमें हमको ये सारी चीज़ें देखनी है कि ये फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड करनी होती हैं, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड डायमेंशन हो गया एग्रीकल्चरल पॉलिसीज़ का। ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद आपका थर्ड जो डायमेंशन आता है वो है लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स का क्या मतलब होता है, लैंड मतलब ज़मीन और रिफॉर्म्स मतलब कुछ ऐसे चेंजेस करना जिससे कुछ अच्छी डेवलपमेंट हो, कुछ चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस करना, वो आपके होते हैं रिफॉर्म्स। तो लैंड रिफॉर्म्स का मतलब है एग्रीकल्चरल लैंड की बात हो रही है कि उस लैंड से रिलेटेड हमें क्या क्या चेंजेस करने हैं, क्या क्या सोसाइटी में अच्छी चीज़ें लानी है। तो लैंड रिफॉर्म्स बेसिकली है, या अगर आपसे पूछा जाए तो इतना बस लिख देना कि इंस्टीट्यूशनल चेंजेस हैं हमारे अग्रेरियन सिस्टम में, ताकि कल्टिवेटर्स को एक इनकरेजमेंट मिले कि वो और अच्छे से प्रोडक्टिवली काम करें। तो बेसिकली देखा जाए कि अग्रेरियन सिस्टम में हम इंस्टीट्यूशनल चेंजेस करते हैं टू प्रोवाइड इंसेंटिव्स टू कल्टिवेटर्स। व्हाट आर लैंड रिफॉर्म्स? इंस्टीट्यूशनल चेंजेस डन इन अग्रेरियन सिस्टम टू प्रोवाइड इंसेंटिव टू कल्टीवेटर। ये होता है आपका लैंड रिफॉर्म की डेफिनेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आप
ऐसे चेंजेस ला रहे हो लैंड से रिलेटेड चीज़ों में, जिससे फार्मर्स जो हैं, जो क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, कल्टीवेटर्स जो हैं, उनको एक इनकरेजमेंट मिले कि वो और अच्छे से अपना प्रोडक्शन का ये काम कर सके, एफिशिएंटली करें, प्रोडक्टिवली करें, कि ऐसी चीज़ें हों, ऐसी पॉलिसीज़ हों, ऐसे लॉज हों, ऐसे रूल्स हों, जिससे एक इनकरेजमेंट मिले इन कल्टीवेटर्स को कि वो ढंग से खुश होकर अपना काम कर सके, ठीक है, इनकी प्रोडक्टिविटी मेंटेन रहे। तो ये लैंड रिफॉर्म्स में, ये तो चलो डेफिनेशन की लैंड रिफॉर्म्स में हमने क्या क्या चीज़ों पर ध्यान दिया, तो इसमें आपके कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहला जो रिफॉर्म आया वो ये था अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरी, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरी का क्या मतलब है, जैसे नाम से पता चल रहा है, इंटरमीडियरी, इंटरमीडिएट, बीच में जो आए। तो फार्मर और वो मेन मार्केट जो क्या कहते हैं सिटी की मार्केट है, उसके बीच में एक इंटरमीडियरी आते थे, एजेंट्स होते थे या जो भी बोल सकते हो। उनका काम क्या होता था कि वो फार्मर से ख़रीदते हैं और उसके बाद शहर में जाकर बेचते हैं। प्रॉफिट किसको होगा ज़्यादा? डेफिनेटली इंटरमीडियरीज़ को होगा। फार्मर से उन्होंने हो सकता है 1 किलो तो वैसे बोरे के हिसाब से लेते वो लोग, पर एक एग्जाम्पल के लिए समझ लो, अगर 1 किलो उन्होंने गेहूँ लिया और उन्होंने 1 किलो गेहूँ लिया 5 रुपीज़ का, और वो जब मार्केट में जा रहे हैं तो वो 1 किलो गेहूँ 15 रुपीज़ का सेल कर रहे हैं, तो फार्मर को तो पता भी नहीं कि उसका गेहूँ मार्केट में किस रेट पे बिक रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ होती थी। तो इंटरमीडियरीज़ को हटाना पहला रिफॉर्म था कि इन्हें हमें नहीं रखना है इसमें। सेकेंड रिफॉर्म आया टेनेंसी रिफॉर्म्स फॉर फिक्सेशन ऑफ रेंट्स। टेनेंसी रिफॉर्म्स, टेनेंसी का क्या मतलब होता है? टेनेंसी का मतलब, टेनेंट का मतलब क्या होता है? टेनेंट का मतलब होता है किराएदार, ठीक है। टेनेंसी का क्या मतलब है? टेनेंसी रिफॉर्म्स का मतलब है, अब गांव में जितने लोग ये खेती कर रहे हैं, क्या उन सब की खुद की ज़मीन होती है? नहीं होती है। ज़्यादातर ये होता है कि गांव में कुछ लोग होते हैं जिनके पास ज़मीनें होती हैं, जो रिच लोग होते हैं जिनके पास लैंड एरियाज़ बड़े बड़े हैं, पर वो खुद उस लैंड पर जाकर ये आपका एग्रीकल्चर या फार्मिंग का काम नहीं करेंगे। जो उस गाँव में गरीब लोग हैं जिन्हें पैसे की ज़रूरत है, वो इन अमीर लोगों के लैंड एरियाज़ पे जाते थे, वहाँ उस लैंड एरिया को अक्वायर करते थे रेंट पर, कि हम आपसे ये रेंट पर ले रहे हैं, हम यहाँ पर क्रॉप्स ग्रो करेंगे, क्रॉप्स ग्रो करने के बाद जो इसका किराया बनेगा वो हम आपको देंगे, और उन क्रॉप्स को सेल करके जो पैसा मिलेगा वो हम लेंगे। और कई बार ऐसा भी होता था कि वो जो क्रॉप सेल किए जाते थे, जनरली यही होता था कि एक टाइप का ज़मींदारी समझ लो, कि क्रॉप्स जब हम सेल करेंगे तो जो पैसा आएगा वो उस ओनर पे भी बंटता था, डेफिनेटली ज़मीन भी उस ओनर की है। तो इस तरीके से क्या होता था, टेनेंसी के लिए रिफॉर्म आने लगे कि जो फार्मर एज अ टेनेंट ज़मीन पर काम करके क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, उनके लिए भी हमें कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे, उनके लिए रिफॉर्म करना पड़ेगा। तो होता ये था कि रेंट क्या पे करा जाएगा, उनके टेन्योर की सिक्योरिटीज़। टेनेंसी रिफॉर्म में सबसे पहले तो रेंट, वो रेंट कितना देंगे यही नहीं फिक्स होता था। बहुत रेंट ले रहे, इतना रेंट ले रहे हैं कि सारी मेहनत फार्मर कर रहा है, क्रॉप्स ग्रो कर रहा है, और एंड पे मिल कितना रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा उसको, ठीक है। इस तरीके से चीज़ें हो जाती थी। उसके बाद अगर बात की जाए तो इसमें है कन्फर्मेंट ऑफ ओनरशिप। ये सब आपको टॉपिक समझने की ज़रूरत नहीं है। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, अब आपने तो बात कर ली कि क्या कहते हैं, फार्मर से बोल दे कि ठीक है तुम 3 साल के लिए यहीं पर हमारी ज़मीन के तुम वो बने रहोगे, बीच में का नहीं हटो, छोड़ दो तुम, वो तो आपकी ज़मीन पर ही टिका हुआ था, उसको उसकी इनकम तो उसी से आ रही थी। तो ये सारे क्या उनके एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, उन फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए टेनेंसी रिफॉर्म्स आए थे। तो टेनेंसी रिफॉर्म का मतलब समझ के, टेनेंसी मतलब क्या, किराएदार, एक टाइप का किराएदार ही है जिसने रेंट पर ज़मीन ली हुई है, वो फार्मर्स ही होते हैं, ठीक है, उनकी बात हो रही है। थर्ड पॉइंट आपका आता है इम्पोजिशन ऑफ सीलिंग्स ऑन लैंड होल्डिंग्स। ये सीलिंग्स वाला कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, इतना भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, अभी आप बस नाम देख लो, सीलिंग्स ऑफ लैंड होल्डिंग्स। और फोर्थ आपका जो रिफॉर्म है वो है कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। ये भी आपको डिटेल वाला टॉपिक है, अगर समझना है तो आप बता दीजिएगा, इसको अलग से समझा दिया जाएगा। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, लैंड होल्डिंग्स का यही मतलब है जो लैंड एरिया होल्ड किया हुआ है हमने, जो लैंड एरिया है हमारा, उसी से रिलेटेड बात है। तो बात यही यहाँ पर की गई कि जो लैंड रिफॉर्म्स हैं वो बहुत ही मेजर पॉलिसी थे रूरल डेवलपमेंट के, कि उन्होंने क्या किया था, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को डेवलपमेंट करने के लिए एग्रीकल्चरल ग्रोथ में लैंड रिफॉर्म्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव साबित हुए थे, ठीक है। तो बात यही यहाँ पर की गई कि जो भी ये टेनेंट थे या छोटे कल्टीवेटर्स थे, इनके इंटरेस्ट को हमने प्रोटेक्ट किया, ठीक है, इनका एक्सप्लॉयटेशन हमने रोका, ठीक है। उसके बाद है कि जो ये रिफॉर्म प्रोग्राम थे, हाँ, इसमें इतनी बात हो रही कि ज़्यादातर जो गरीब लोग थे ना, इन लैंड रिफॉर्म्स में क्या हुआ था, जो पुअर पीपल थे
और जो मासेस में थे, मासेस का मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में थे, ज़्यादा पॉपुलेशन वाले थे, इनकी बहुत ग्रोथ हुई थी, ठीक है, इनके लिए रिफॉर्म बहुत अच्छे हुए थे। तो वही इसीलिए लैंड रिफॉर्म्स हम लोग अलग से हम लोग इसमें देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, तो हमने थर्ड डायमेंशन, 3 डायमेंशन हमने देख लिए पॉलिसीज़ के। पहला डायमेंशन था टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, दूसरा डायमेंशन था इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड एंड थर्ड डायमेंशन था लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं फोर्थ डायमेंशन की। एंड फोर्थ डायमेंशन है आपका पॉलिसी ऑफ फिक्सेशन ऑफ MSP एंड प्रोक्योरमेंट प्राइस। MSP एंड प्रोक्योरमेंट प्राइस क्या होता है? देखो, सबसे पहले MSP का फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस और प्रोक्योरमेंट प्राइस, ये होता क्या है? देखो, ये सबसे पहले दोनों प्राइजेस जो हैं ये गवर्नमेंट फिक्स करती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि हमने बता दिया कि फार्मर ने जो भी हमारे यहाँ कंट्री में वीट अगर ग्रो हुआ है तो वीट का मिनिमम सपोर्ट प्राइस इतना पर्टिकुलर रुपए है, इससे कम दाम पे वो वीट जो है वो मार्केट में सेल नहीं होगा, ठीक है। गवर्नमेंट ने बोल दिया कि 1 kg ऑफ वीट जो है वो 10 रुपीज़ का ही बिकेगा। 10 रुपीज़ इज़ दी MSP ऑफ वीट फॉर 1 kg ऑफ वीट। तो इसका मतलब है कि ना ही कोई फार्मर 10 रुपये से कम में सेल करेगा, ना ही कोई 10 रुपये से कम में ख़रीदेगा। कोई आएगा बोलेगा कि अरे आप मेरे को 5 रुपये में 1 किलो वीट दे, तो नहीं कर सकता है, ठीक है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस इतना है, फार्मर को पूरा राइट है कि वो 10 रुपये से कम में नहीं बेचेगा। 10 रुपये से ज़्यादा में बेच सकता है पर 10 रुपये से कम पे नहीं बेचेगा। और जनरली होता ये है कि जो ये हमारे कंट्री में जो एग्रीकल्चर हो रही है, जो क्रॉप्स ग्रो होते हैं, जब ये क्रॉप्स ग्रो हो जाते हैं तो उसके बाद फार्मर से कौन खरीदता है? ये हम लोग डायरेक्टली नहीं खरीदते हैं, खरीदती है गवर्नमेंट, ठीक है। ज़्यादातर जो बफर स्टॉक अपना मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट खरीदती है इन फार्मर से डायरेक्टली। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया, ठीक है, हमने मिनिमम डिसाइड कर लिया 10 रुपये। 10 रुपये से नीचे हम गवर्नमेंट जो है हम आपसे ये नहीं खरीदेंगे। 10 रुपये का तो आपसे हम 10 रुपये हम आपको देंगे ही 1 किलो वीट खरीदने का, ठीक है। उसके साथ साथ ये भी होता है कि अब हम बात करेंगे प्रोक्योरमेंट प्राइस की। प्रोक्योरमेंट प्राइस क्या है? प्रोक्योरमेंट प्राइस वो प्राइस है जिस पर एक्चुअली गवर्नमेंट खरीदती है। गवर्नमेंट ने बोला कि हम 10 रुपये आपके 1 kg वीट का MSP डिसाइड कर दिए, ठीक है, लेकिन जब खरीदने की बारी है तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, प्रोक्योरमेंट प्राइस जो है वो हम आपकी रख रहे हैं 15 रुपीज़। जब गवर्नमेंट ने खरीदते टाइम देखो 10 रुपीज़ मिनिमम था पर मैक्सिमम कुछ भी जा सकता है, तो मिनिमम उसने रखा 10 रुपीज़। 10 रुपीज़ से नीचे नहीं जाएगा प्राइस, उसके ऊपर ही जाएगा या 10 रुपीज़ पे खरीदेगा। और जब गवर्नमेंट ने खरीदा तो उसने खरीदा 15 रुपीज़ पर kg पे, तो प्रोक्योरमेंट प्राइस क्या हो गई? 15 रुपीज़ हो गई, ठीक है। क्यों ज़्यादा पे खरीदा? ताकि फार्मर्स का भला हो, डेफिनेट सी बात है, ठीक है। जितना ज़्यादा रेट पे मिलेगा उतना फार्मर्स का भला होगा। तो यही बात है कि बात ये होती है कि गवर्नमेंट जो है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स करती है। बात यह है कि ये MSP और जो प्रोक्योरमेंट प्राइस फिक्स होता है ये एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ का फिक्स होता है। सबसे पहली बात, जो ये एग्रीकल्चर वाले सामान हैं जो ग्रो किए जाते हैं उन्हीं का फिक्स होता है। 22 स्पेसिफाइड हैं, जैसे वीट हो गया, बार्ले हो गया, ठीक है, जितना भी आपका क्रॉप्स होते हैं इनसे रिलेटेड, वीट, बार्ले, राइस, ये सारी चीज़ें। तो इन सब का जो है प्राइस, इन सब ये जो कमोडिटीज़ होती हैं इनका MSP और इनका प्रोक्योरमेंट प्राइस गवर्नमेंट सेट करती है, ठीक है। ये जो है जनरल फैक्ट है, हमेशा से होता आ रहा है। बात ये है कि वीट पैडी के अलावा मिनिमम प्राइजेस होते क्या? मिनिमम प्राइजेस इसलिए सेट किए जाते हैं कि वो कमोडिटी उसका प्राइस उस पर्टिकुलर लेवल से नीचे ना गिरे, 10 रुपये से नीचे ना गिरे, ठीक है। इसके बाद बताया गया कि गवर्नमेंट जो है वो उस सामान को इस MSP कर खरीदने को तैयार है। उसने कहा ठीक है भैया हम 10 रुपये पे खरीदने को तैयार है, इससे नीचे पे नहीं खरीदेंगे। प्रोक्योरमेंट प्राइस क्या होता है? प्रोक्योरमेंट प्राइस वो प्राइस होता है जिस पर गवर्नमेंट परचेज करती है, ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट परचेज़ करती है उस फूड ग्रेन को, और इसलिए परचेज़ करती है ताकि वो PDS को मेंटेन कर सके और बफर स्टॉक मेंटेन कर सके। क्या दो चीज़ें आई? PDS और बफर स्टॉक। PDS क्या होता है? PDS होता है पब्लिक, P से पब्लिक, D से डिस्ट्रीब्यूशन और S से सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, नाम से क्या पता चल रहा है? पब्लिक में बांटना राशन। जो अभी कोविड के टाइम पे या आज अभी तक भी जो फ्री राशन मिल रहा है सबको, कहाँ से आ रहा है वो राशन?
गवर्नमेंट ने जो खरीदा है, जो बफर स्टॉक मेंटेन करके रखा था इन ऐसी सिचुएशंस में जब कोई इमरजेंसी पड़ जाती है, कमी पड़ जाती चीज़ों की, उस टाइम पे इन सिचुएशंस में कैसे हम लोगों को फूड ग्रेन खाना प्रोवाइड करेंगे, बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड करेंगे, वो पॉसिबल हुआ बफर स्टॉक की वजह से, क्योंकि बफर स्टॉक मेंटेन करा था गवर्नमेंट ने। और क्योंकि मेंटेन करने के बाद उसने डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया पब्लिक में, पीडीएस के थ्रू, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मतलब होता है कि पब्लिक में हम अपना जो राशन रखा हुआ है हम पूरी पब्लिक में बांट देंगे और बहुत ही कम रेट पर सेल करेंगे। जिस पर्सन के पास राशन कार्ड होगा वो राशन कार्ड एज अ प्रूफ एक्ट करेगा, वो राशन कार्ड दिखा करके हमसे ये फूड ग्रेन परचेज करेगा, या तो फ्री या बहुत ही मिनिमम 2 रुपये 3 रुपये पर परचेज करेगा, ताकि किसी को खाने की कमी ना हो हमारी सोसाइटी में, ठीक है, हमारी इकोनॉमी में। इसके लिए क्या होती है, फेयर प्राइस वाली शॉप्स ऐसे करके कुछ बोलते हैं, वो शॉप्स लगी होती है। जो राशन होता है उसी की बात हो रही है। तो यहाँ पर हमने ये देखा ना कि सोचो यहाँ पर पीडीएस में वो सस्ते दाम पे सेल करी, मतलब गवर्नमेंट लॉस पर जा रही है। गवर्नमेंट ने फार्मर से खरीदा, गवर्नमेंट ने एमएसपी सेट किया 10 रुपये कि 10 रुपये से नीचे तो आप नहीं बेचोगे और कोई नहीं खरीदेगा, 10 रुपये तो हम आपको देंगे ही आपका, जब हम फूड ग्रेन खरीदेंगे तब। खरीदते टाइम गवर्नमेंट ने खरीदा 15 रुपये का, ठीक है, फिर प्रोक्योरमेंट प्राइस इतनी थी। जब वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा पूरी सोसाइटी में पीडीएस सिस्टम के थ्रू, तो पीडीएस में जनरली 2 रुपये 4 रुपये इस रेट पे मिलता है फूड ग्रेन। तो खरीदा गवर्नमेंट ने 15 पे, सेल कर रहा है 2 या 4 रुपये पे, तो लॉस में गई गवर्नमेंट। क्यों जा रही है, ताकि सोसाइटी का भला हो सके। हर पर्सन इवन 15 रुपीज़ पर केजी ऑफ वीट खरीदने की लोगों की कैपेसिटी नहीं है इंडिया में अभी भी। ऐसे बहुत से लोग हैं, 2 रुपीज़ 4 रुपीज़ उनके लिए ही सफिशिएंट है। जो दिन का कमा के ला रहे हैं वो 15 रुपये इस पर नहीं खर्च कर सकते, उनके लिए वैल्यूएबल अमाउंट है ये। सो उन लोगों के लिए ये पीडीएस और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो आप समझ रहे हो किस टाइप पे काम हो रहा है। यही बात यहाँ पर कर रहे हैं कि ये सब आई कब पॉलिसी, यही सब एग्रीकल्चरल पॉलिसीज़ में आया कि हम इस तरीके से काम करेंगे, ठीक है। इसी से तो डेवलपमेंट हुई, और कोविड में आप सबने देखा कितने प्रॉपर तरीके से सारा काम हुआ है, ठीक है। तो ये बात हो रही थी। तो आपने पीडीएस समझ लिया, बफर स्टॉक देख लिया और प्रोक्योरमेंट प्राइस एमएसपी, तो आपने समझ लिया एमएसपी। अगर पूछा जाए व्हाट इज़ एमएसपी, तो एमएसपी वो मिनिमम प्राइस है जो गवर्नमेंट ने सेट किया हुआ है कि इतने पर तो हम आपका फूड ग्रेन खरीदेंगे ही, इतने पर तो खरीदेंगे ही। प्रोक्योरमेंट प्राइस वो प्राइस है, प्रोक्योर कर रही गवर्नमेंट जिस पर वो एक्चुअली खरीद रही है, ठीक है। तो प्रोक्योरमेंट प्राइस हमेशा एमएसपी से बड़ा ही होगा, मिनिमम प्राइस से तो नीचे जाएगा नहीं। ऐसा तो नहीं गवर्नमेंट बोली कि मिनिमम प्राइस 10 रुपये है और खरीदते टाइम गवर्नमेंट ने कहा हम 8 रुपये पे खरीदेंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जो आपका प्रोक्योरमेंट प्राइस होता है या तो वो उसके एमएसपी के बराबर रहेगा या उससे ज़्यादा रहेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपके 5th डायमेंशन की। 5th डायमेंशन है आपका फूड सिक्योरिटी सिस्टम। फूड सिक्योरिटी सिस्टम, फूड सिक्योरिटी सिस्टम का क्या मतलब होता है, यहाँ पर वही हम पीडीएस की बात करेंगे जो अभी बात करी गई थी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की। तो फूड सिक्योरिटी सिस्टम का मतलब होता है कि गवर्नमेंट ने एक इलेबोरेट फूड सिक्योरिटी सिस्टम बनाया है। कैसे, पीडीएस के थ्रू। पीडीएस मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जब हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो यही बात हुई कि मेन पर्पस पीडीएस बनाने का ये है कि हम फूड ग्रेन लोगों को चीप और सब्सिडाइज्ड रेट्स पर प्रोवाइड करें। चीप और सब्सिडाइज्ड, चीप का मतलब सस्ता और सब्सिडाइज का मतलब भी लो। तो चीप बहुत ही सस्ते दाम पर लोगों को खाना, फूड ग्रेन, खाना नहीं फूड ग्रेन मतलब अनाज प्रोवाइड करें, ठीक है। इसके बाद ये है जनरली कि उन लोगों के लिए जो बहुत गरीब लोग हैं, इसका मतलब जो फूड सब्सिडी है वो प्रोवाइड की जाएगी बहुत ही लो प्राइस में। पीडीएस जो होती है वो हेल्प करती है कि गवर्नमेंट अपना बफर स्टॉक मेंटेन कर सके, और साथ साथ अगर कभी सोसाइटी में या कंट्री के अंदर कोई शॉर्टेज हो जाए खाने की, तो उस टाइम ये जो बफर स्टॉक गवर्नमेंट मेंटेन करके रखी है, बफर स्टॉक क्या है, यही फूड ग्रेन्स का जो कलेक्शन गवर्नमेंट के पास है, ये उस टाइम पर काम आ सके, ठीक है। तो पीडीएस में क्या होता है, जैसे बताया गया, पीडीएस में 2 गवर्नमेंट काम करती है हमारी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी काम करती है और स्टेट गवर्नमेंट भी काम करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या काम होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये काम होता है कि जो बफर स्टॉक में है हमारे पास सारा सामान, जितना भी फूड ग्रेन है, वो हमें अलग अलग से किस किस स्टेट को कितना कितना देना है, ये काम सेंट्रल गवर्नमेंट का। क्या काम है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोक्योरमेंट एंड एलोकेशन। प्रोक्योरमेंट
एंड एलोकेशन। प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या हुआ, जो हमने प्रोक्योरमेंट प्राइस की बात करी, मतलब खरीदते टाइम क्या प्राइस था, तो प्रोक्योरमेंट का मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट है जो फार्मर से खरीदती है, सेंट्रल गवर्नमेंट फार्मर से खरीदेगी फूड ग्रेन्स को और फिर एलोकेशन का काम करेगी। एलोकेशन का मतलब कि इतना इतना इस जगह पर रख देना, कि इतना हम आपको दे रहे हैं, इतना इस स्टेट को दे रहे हैं, इतना इस स्टेट को दे रहे हैं, तो वो फूड ग्रेन्स का एलोकेशन कर देती है। फिर हर स्टेट के पास आ गया फूड ग्रेन, स्टेट गवर्नमेंट का क्या काम रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट का काम रहेगा लोगों में इस चीज़ को, इन फूड ग्रेन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना। तो पीडीएस में दोनों गवर्नमेंट्स का काम होता है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेगी, स्टेट गवर्नमेंट जो होती है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, और वो डिस्ट्रीब्यूशन किन लोगों को करेगी, उनको करेगी जिनके पास राशन कार्ड होगा, और ये राशन कार्ड जो है जिनके पास राशन कार्ड होगा, और किस कहाँ से सेल करेगी, राशन कार्ड तो चलो लेकर लोग आएंगे, राशन कार्ड लेकर लोग जाएंगे कहाँ पर, जिस दुकान पर आपको राशन कार्ड दिखा के ये अनाज मिल रहा है उसको हम बोलते हैं FPS, विच मीन्स फेयर प्राइस शॉप्स, फेयर प्राइस शॉप्स। तो जो हम लोग बोलते हैं राशन की दुकान पे गए, राशन लेने गए हैं, राशन कार्ड दिखा के, वो फेयर प्राइस शॉप्स होती हैं, FPS होता है, ठीक है। तो यही बात हो रही है कि फूड सिक्योरिटी सिस्टम में हम बात करेंगे PDS की, जिसका मेन एम है कि हम सस्ते दाम पर लोगों को फूड ग्रेन प्रोवाइड करें। PDS का जो काम होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों का इन्वॉल्वमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है फार्मर से खरीदना, बफर स्टॉक में मेंटेन करना फूड ग्रेन्स को और एलोकेट कर देना, एलोकेशन का काम करना। स्टेट गवर्नमेंट का काम है कि उस फूड ग्रेन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना लोगों में। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना, थ्रू द सिस्टम ऑफ PDS, थ्रू द सिस्टम ऑफ फेयर प्राइस शॉप्स। फेयर प्राइस शॉप से राशन कार्ड दिखाकर लोग खरीद सकते हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट फूड सिक्योरिटी सिस्टम। एक हमारा पॉइंट है अभी इनपुट सब्सिडीज टू एग्रीकल्चर। हाँ, इनपुट सब्सिडीज़, इनपुट सब्सिडीज़ का सिंपल सा मतलब है, सब्सिडी का क्या मतलब होता है, सब्सिडाइज्ड, सही वर्ड आया है, इसी से सब्सिडाइज्ड वर्ड बना होगा। सब्सिडी का मतलब होता है कम रेट पे। तो इनपुट सब्सिडी का सिंपल सा मतलब है, इनपुट का क्या मतलब है कि जब फार्मर एग्रीकल्चर करने, फार्मिंग करने जा रहा है तो कुछ इनपुट्स लगाएगा, पानी लगाएगा, सीड लगाएगा, ये सारी चीज़ें। तो ये सारा सामान जो उसको ज़रूरत पड़ रही है एग्रीकल्चर करने के लिए, जिसे इनपुट्स बोला जाता है, ये सस्ते दाम पे प्रोवाइड करना, लो प्राइस पे प्रोवाइड करना, इसी को कहते हैं इनपुट सब्सिडीज़। तो यही है कि जो गवर्नमेंट है वो ये क्या कहती है कि हम इनपुट्स जो हैं, चाहे फर्टिलाइज़र हो, चाहे पावर हो, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, ठीक है, चाहे क्या कहते हैं, जितना भी एग्रीकल्चर में उनका सामान लगेगा वो सब मार्केट प्राइस के हिसाब से कम प्राइस पे प्रोवाइड करना। अगर मार्केट में फर्टिलाइज़र 400 रुपीज़ पर kg का मिल रहा है तो हम उसको और सस्ते पे, ये रेट नहीं है, आई डोंट नो द एक्चुअल रेट ऑफ फर्टिलाइज़र, पर जो भी रेट हो, अगर 400 रुपीज़ का मिल रहा है मार्केट में तो हम फार्मर को 200 का प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरीके से मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे एग्रीकल्चर का सामान फार्मर को प्रोवाइड करना इनपुट सब्सिडीज़ होता है, ठीक है। तो यही बात हो रही है। तो ये क्यों किया जाता है, इसलिए किया जाता है ताकि प्रोडक्शन बढ़े, प्रोडक्टिविटी बढ़े, और इसीलिए इनपुट सब्सिडीज़ को हम डेवलपमेंट सब्सिडीज़ भी कहते हैं, डेवलपमेंट सब्सिडीज़, ठीक है। ये आपका हो गया। अब हमारा आता है रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स। हाँ, तो अब हमारा आएगा एक और पॉइंट यहाँ पर, रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स। रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स का क्या मतलब है, जैसे आपने टर्म देखा, टर्म देखकर ही समझ में आ रहा है कि रूरल मतलब गांव एरिया में, विलेजेस में एम्प्लॉयमेंट के लिए हमने क्या क्या प्रोग्राम बनाए हैं। तो डेफिनेटली ये तो हमें पता चल गया कि एग्रीकल्चर मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, गांव में ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर करते हैं, पर क्या और कोई सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकता है? हो सकता है। हम कैसे गाँव एरियाज़ में, विलेज एरियाज़ में एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे, उसके लिए क्या किया था, गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम लेकर आई थी। इस पॉइंट में आपको केवल उन कुछ स्कीम्स के नाम याद करने। तो यही इस पर बताया गया है कि गवर्नमेंट जो है उसने कई सारी पॉवर्टी एलिविएशन मतलब गरीबी को दूर करने के लिए अलग अलग स्कीम बनाई थी, अलग अलग प्रोग्राम बनाए थे। ये कब बनाया था, ये आया था आपका 4th 5 ईयर प्लान में। जो 5 ईयर के प्लान्स बनते थे तो कई प्लान्स बने थे, तो जो 4th बना था 5 ईयर प्लान, सारे 5 ईयर प्लान्स थे, सब 5-5 साल के लिए बने थे। फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया, सेकंड 5 ईयर प्लान आया, थर्ड 5 ईयर प्लान आया। तो जो 4th आया था 5 ईयर प्लान, उसमें ये एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स की बात करी गई। उसमें ये बताया गया कि ऐसी चीज़ करी जाए कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लोगों में बढ़े और वेज एम्प्लॉयमेंट लोगों में बढ़े। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब खुद का बिजनेस करना, वेज एम्प्लॉयमेंट मतलब
जो दिहाड़ी पे लोग काम करते हैं ना, वेजेस मिलता है, वो टाइप का काम करना। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से हाँ ये चाहती थी गवर्नमेंट कि लोग जो है अपना काम करना शुरू करते और गरीबी से हटे, पावर्टी जो है वो दूर हो गाँव से, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा रिकन्स्ट्रक्ट करे गए थे। सबसे इम्पॉर्टेंट अगर हम बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है, एक है आपका जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, कृषि श्रमिक योजना। ये अलग अलग योजनाओं के नाम है, 2 या 3 योजनाओं के नाम याद कर लेना और ये इतना मेंशन कर देना 4 5 ईयर प्लान्स के बारे में, और ये लिख देना, ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया पॉइंट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के, विच इज क्रॉप इंश्योरेंस। क्रॉप इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस भी देखो टर्म से समझ आ रहा। क्रॉप का क्या मतलब है, वही जो फार्मर्स ग्रो कर रहे हैं, जो क्रॉप्स हैं, ठीक है। क्रॉप की इंश्योरेंस करवाना। इंश्योरेंस हम क्यों करवाते हैं, इंश्योरेंस का मतलब होता है कि जब भी हमें रिस्क होता है किसी चीज़ का, तो उस रिस्क से अगर वो रिस्क सच्चाई बन गई, जिस चीज़ का हमको रिस्क है वो सही में वो चीज़ हो गई, तो अपने आप को हम कंपनसेट कैसे करेंगे, उस चीज़ से, उस रिस्क से बचाने के लिए हम इंश्योरेंस करते हैं। सिंपल सी बात है। आपने जो है आप क्या कहते हैं, किसकी बात कर सकते हैं, आप बिजनेसमैन हो, आपने यही मार्कर्स बनाए, मार्कर गोडाउन में रखे हुए हैं, तो क्या वहाँ रिस्क नहीं है, बहुत सारे रिस्क हैं। गोडाउन में आग लग सकती है, भूकंप आ सकता है जिससे मार्कर ख़राब हो सकते हैं, बाढ़ आ सकती है जिससे, फ्लड्स आ सकती है जिससे मार्कर्स ख़राब हो सकते हैं, हो सकता है और कुछ अचानक सी चीज़ हो जाए, बिल्डिंग गिर जाए, सारे मार्कर्स ख़राब हो गए, तो कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। तो इसी रिस्क से बचने के लिए इंश्योरेंस करवाते हैं। अब बात यह है कि सब क्रॉप जो एग्रीकल्चर में जो फार्मर्स ग्रो कर रहे हैं, फूड, उसकी इंश्योरेंस कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। कितने ज़्यादा आसान, फूड क्या है, फूड ग्रेन्स क्या है, पेरिशेबल है, ठीक है, बहुत जल्दी ख़राब हो सकते हैं, ठीक है। अगर मतलब पानी से हो गए, गीले हो गए, ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ें। बात यह है कि क्रॉप इंश्योरेंस हम कैसे प्रोवाइड करेंगे, तो यहाँ पर यही बात हुई कि कई सारे क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम लाए थे, इसमें भी स्कीम्स आई थी, और स्कीम किस टाइप की थी, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री मतलब पीएम के नाम पे, फसल का मतलब क्रॉप, बीमा का मतलब होता है यही इंश्योरेंस। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आई थी। इन सब का यही मतलब था कि फार्मर को जो क्या कहते हैं, फार्मर को जो प्रीमियम, अच्छा आपको पता है इंश्योरेंस का प्रोसेस क्या होता है, इंश्योरेंस का ये मतलब होता है कि हम हर महीने प्रीमियम पे करते हैं, और जब वो नुकसान हमें एक्चुअली में हो जाता है उस चीज़ का जिसके लिए इंश्योरेंस करवाया था, तो वो इंश्योरेंस कंपनी हमें पूरा पैसा पे करती है, ठीक है, कि भाई आपने इंश्योरेंस करवाया था, आप ले लीजिए, आप अपना नुकसान भर दीजिए। तो यहाँ पर क्या है, जो ये क्रॉप इंश्योरेंस की बात हो रही है, यहाँ पर ये चीज़ बोली गई, ये कहा गया कि फार्मर को जब हम क्रॉप इंश्योरेंस देंगे तो फार्मर के पास इतना वो नहीं है कि वो हर महीने बहुत ज़्यादा प्रीमियम पे कर सके, क्योंकि अगर वही फार्मर अपने उस क्रॉप्स का जो उसने ग्रो किया, जिसको रखा हुआ स्टोर करके गोडाउन में, आपने स्टोरेज तो दे दी, पर स्टोरेज में क्या ख़राब नहीं हो सकता है, हो सकता है, उसके लिए आपने इंश्योरेंस भी दिया। क्योंकि अगर फार्मर और कहीं से इंश्योरेंस करवाएंगे वहाँ प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ता है, फार्मर्स करवा भी नहीं पाते, ऐसी दिक्कतें आती। तो ये दिक्कतें ना हो, इस वजह से ये योजना आई, जिसमें क्या हुआ कि फार्मर को ये जो प्रीमियम देना था वो बहुत ही कम देना था, ठीक है। और ऐसा भी प्रोविज़न था कि अगर फार्मर का, फॉर एग्जांपल फार्मर प्रीमियम दे रहा है हर महीने का, और प्रीमियम उसका पूरा नहीं हो पाया और उसका नुकसान हो गया उसका बहुत ज़्यादा, और प्रीमियम का बैलेंस बचा हुआ है मान लो, तो वो भी गवर्नमेंट ही पे कर देगी, फार्मर को उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सब क्या था, ये योजना के अंडर हो पाया। तो वही क्रॉप इंश्योरेंस योजना है कि आपको फार्मर को प्रीमियम भी जो है बहुत ही लो देना है, और नुकसान हो जाएगा तो उसके लिए कंपनी आपको पैसा देगी ताकि आप अपना वो नुकसान भर सको, ठीक है। तो ये बात हुई। इसमें भी सेंटर और स्टेट दोनों की इन्वॉल्वमेंट रहती है, और इंश्योर्ड अमाउंट दे दी जाती है अगर कोई नेचुरल कैलामिटी से उस फार्मर का क्रॉप जो है वो ख़राब हो गया होता है, ठीक है। तो ये क्रॉप इंश्योरेंस हो गया। अब इसके बाद आता है हमारा लास्ट जो डायमेंशन है वो है प्रोग्राम्स इन्वॉल्विंग पीपल्स पार्टिसिपेशन इन प्लानिंग। मतलब वो प्रोग्राम जिसमें लोगों का, पीपल्स पार्टिसिपेशन है, लोगों का पार्टिसिपेशन। देखो जब भी कोई प्रोग्राम, पॉलिसी कुछ भी बनती है, सब लोगों का पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है। देखो होता क्या है कि नो प्लानिंग कैन बी सक्सेसफुल विदाउट द इन्वॉल्वमेंट एंड पार्टिसिपेशन ऑफ मासेस इन द प्लानिंग प्रोसेस। कोई भी प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं हो सकती है जब तक लोग नहीं उसमें इन्वॉल्व होंगे, ठीक है।
लोग रहेंगे तभी हमें पता चलेगा कि हमें क्या प्लान करना है, मेजर प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो यही बात हो रही थी कि इस चीज़ को देखते हुए कि लोगों की इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है अगर हमें प्लानिंग करनी है, इसके लिए दो चीज़ों की बात करी गई, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और पंचायती राज सिस्टम। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते थे, कम्युनिटी डेवलप करने के लिए अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नाम समझ लो बस। पंचायती राज सिस्टम क्या था? पंचायती राज सिस्टम सिंपल सा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, एक विलेज लेवल पर गवर्नमेंट बना देना। डेमोक्रेसी क्या है हमारी कि मेन सबसे ऊपर चलो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हो गए, ठीक है, उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए, स्टेट वाले स्टेट लेजिस्लेचर हो गए। तो उसके बाद क्या है, विलेजेस भी तो हैं, विलेजेस में नहीं जा पा रहे हैं लोग, ठीक है, विलेजेस तक का कंट्रोल करने के लिए क्या हो, हमने विलेज पर भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बना दी। तो जो विलेज लेवल की गवर्नमेंट है वो लोकल गवर्नमेंट हो जाती है, ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जिसको पंचायती राज कहते हैं। उसमें होता है ग्राम का क्या उसको बोलते हैं, ग्राम प्रधान होता है, ठीक है, और प्रधान होता है ग्राम पंचायत का, और इस तरीके से ज़िला परिषद, इस टाइप की चीज़ें होती है पंचायती राज सिस्टम में। तो ये क्या है, ये इसलिए है कि लोग पार्टिसिपेट करें। हमने पॉलिसी बना दी, सरकार ने पॉलिसी बना दी, पॉलिसी इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा गांव के अंदर? वहाँ पे हमें कोई ऑफिसर चाहिए, कोई तो ऐसा रिस्पॉन्सिबल पर्सन चाहिए जो उस गवर्नमेंट की पॉलिसी को वहाँ इम्प्लीमेंट करवा पाए। गवर्नमेंट तो नहीं आएगी ना हर जगह पॉलिसी इम्प्लीमेंट करवाने, तो उसने अपनी पावर को ऐसे क्या कहते हैं, क्या उसको बोल सकते हैं, क्या वर्ड था, डिसेंट्रलाइजेशन अलग सा पूरा टर्म है, समझना पड़ेगा इसको। सिंपल सा कि उसने अपनी पावर जो है ऐसे डिवाइड कर दी, दे दी कि हाँ भाई गांव के अंदर का आप देख लो। तो ये क्या है कि लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए प्लानिंग में। ये चीज़ें, ये जितनी चीज़ें हैं ये सब आई थी आपके वही पोस्ट लिबरलाइजेशन में, एग्रीकल्चरल पॉलिसीज़ में। तो ये डायमेंशन है एग्रीकल्चरल पॉलिसीज़ के, इन चीज़ों को लेकर पॉलिसी बनी थी, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक बड़ा था, बट फिर भी अब आई होप आपको समझ आया होगा कि एग्रीकल्चरल पॉलिसीज़ जो बनी थी इतने सारे डायमेंशंस को लेकर बनी थी। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हमको पॉलिसी लानी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड लानी थी, लैंड रिफॉर्म से लेकर लानी थी। इसके अलावा एमएसपी और प्रोक्योरमेंट प्राइस आपने देखा, इसमें आपने पीडीएस सिस्टम को समझा, रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स होते थे ताकि लोगों को रोज़गार मिले, उसके लिए अलग अलग योजनाओं का नाम याद कर लेना। फूड सिक्योरिटी स्कीम में हमने राशन कार्ड और वो वाला सिस्टम देखा। इनपुट सब्सिडीज़ का मतलब मार्केट प्राइस से कम रेट पर हम लोगों को, फार्मर्स को इनपुट्स प्रोवाइड करेंगे एग्रीकल्चर करने के लिए। क्रॉप इंश्योरेंस देना और लोगों का पार्टिसिपेशन होना प्लानिंग प्रोसेस में। तो ये आपके कंप्लीट होते हैं एग्रीकल्चरल पॉलिसीज़। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट आगे वाला टॉपिक करेंगे। टिल देन यू ऑल टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टडी हार्ड एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।